हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप? श्री सिद्धि विनायक शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हमारे स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। पिछली कुछ वीडियो से लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता की आर्थिक उपलब्धियां। चूंकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यहाँ के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय है वो व्यापार वाणिज्य था, तो आर्थिक रूप से सिंधु सभ्यता के लोग थे वो सक्षम थे। इन चीज़ों का हमें पता चलता है, जो विशाल और सुंदर नगर, उनमें साफ सफाई की स्पष्ट व्यवस्था, बड़े बड़े जो भवन और निर्माण हमें मिले हैं, विदेशी व्यापार सिंधु सभ्यता का, इन सब चीज़ों से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है भी सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से समृद्ध थे। इस आर्थिक समृद्धि के क्या जो प्रमुख बिंदु हैं उन सब पर हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उन्नत कृषि कार्य की। देखो, सिंधु सभ्यता का जो व्यापार विदेशों के साथ भी था और हमारे देश के अंदर जितनी दूर तक ये सभ्यता थी, अंतर्देशीय व्यापार भी था। और पहले हम ये मानते थे भी सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, या हम कह सकते हैं भी घोड़े का वो रेगुलर उपयोग नहीं करते थे। लेकिन जो नवीनतम साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, जो रानी गुंडई से चाहे अस्थि विशेष मिले हैं या अन्य जो मूर्तियां मिली हैं, उनसे बात जो है वर्तमान समय में विद्वानों का स्पष्ट मानना है भाई सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो घोड़े से भी परिचित थे। चूंकि घोड़ा उस समय का जो यातायात का एक तीव्रतम साधन है, तो इसका उपयोग वो करते थे या नहीं करते थे, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान जो शोध हो रहे हैं उनसे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं वो घोड़े से परिचित थे और इसका प्रयोग भी करते थे। हाँ, ये बात हम जरूर कह सकते हैं भी बहुत ज़्यादा उपयोग में, जैसे हम नेक्स्ट वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे वहाँ हम बात करेंगे भी घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था, तो वैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था भी घोड़े के बारे में उनको ज्ञान नहीं था। हम बात कर रहे हैं उन्नत कृषि कार्य की। सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं ये कृषि प्रधान लोग थे। देखो, व्यापार वाणिज्य इनका बहुत उन्नत था, प्रमुख रूप से व्यापारी थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भी कृषि कार्य नहीं करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो कृषि क्रम है वो बहुत उन्नत था और कृषि प्रधान लोग थे, क्योंकि जितनी जो क्षेत्र हमें सिंधु सभ्यता का मिला है, तो ये सारे का सारा जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा उपजाऊ था। सिंधु और सरस्वती दोनों नदियों का जो उपवाह क्षेत्र है उसके अंदर ये सभ्यता हमें मिली है। चाहे वो पाकिस्तान का पंजाब हो, सिंध हो, या भारत का पंजाब, हरियाणा, या राजस्थान का घग्गर बेल्ट है, या आगे गुजरात में है, तो जहाँ भी सिंधु सभ्यता के हमें स्थल मिले हैं वो सारे के सारे जो हैं नदियों के किनारे हैं और बहुत ज़्यादा उपजाऊ हैं। तो हर वर्ष जो है नदियों के द्वारा बाढ़ से नई मिट्टी बिछा दी जाती थी और बड़ी आसानी से जो है कृषि कार्य वहाँ लोग करते थे। इसके साक्ष्य भी हमें मिले हैं, जैसे हम अपने नजदीकी है अभी कालीबंगा की बात कर लें। कालीबंगा से हमें दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं। जो जुताई के साक्ष्य हैं जो एकमात्र कालीबंगा से हमें मिले हैं। दोहरे जुते हुए खेतों का मतलब है भी यूं भी उन खेतों को जोता गया है और फिर यूं भी जोता गया है। अलग अलग विद्वानों का मत है, उनका कहना है भी इस तरह से जो है आड़ी लाइनों के अंदर जो है गेहूं बोया गया है और इधर उनके अंदर चना बोया गया है। तो ये एक उन्नत कृषि क्रम का उदाहरण है। उनको इस टेक्निक का ज्ञान था, एक साथ दो फसलें बोने में भी वो लोग सक्षम थे। मुख्य रूप से जो उत्पाद है सिंधु सभ्यता के लोगों के, तो इनमें आपने ध्यान रखना है गेहूं, जौ, बाजरा और सबसे महत्वपूर्ण कपास। इसके अलावा रागी वगैरह वगैरह अन्य बहुत सारी फसलें हमें साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सबसे जो इम्पोर्टेंट है इनमें वो तो कपास है, क्योंकि दुनिया में कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया। सिंधु नदी के नाम पर ही कपास को सिंडन कहा गया और उसी पर हमारे देश का नाम जो है इंडिया जो है वो पड़ा है। तो कपास एक प्रमुख उत्पाद था इस सभ्यता के लोगों का, और कपास का बाहर दूसरे जो सभ्यताएं हैं
उनको निर्यात भी होता था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने कपास को ओट के इसका तागा बना के और सूती कपड़े के भी हमें साक्ष्य मिले हैं, हमें सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो कपास से कपड़ा बनाने में सक्षम थे। तो ये जो है एक मुख्य उपलब्धि है इस सभ्यता के लोगों की। इसके अलावा गेहूं, जौ, बाजरा, रागी, कुल्थी वगैरह बहुत सारी फसलें हैं जो सिंधु सभ्यता के लोग उत्पादन जिनका करते थे भी। उन्नत कृषि कार्य के बाद इससे बिल्कुल हमें स्पष्ट हो गई है भी जो कृषि कर्म है इस सभ्यता के लोगों का बहुत ज्यादा उन्नत था। नेक्स्ट हम बात करेंगे उद्योग और व्यवसाय की। कुछ उद्योगों की हम पीछे कला वाले टॉपिक में बात कर चुके हैं, कुछ की और बात करते हैं। दो टॉपिकों पर हम लगातार बात करेंगे। पहले तो उद्योग व्यवसाय। सिंधु सभ्यता के लोगों के उद्योगों में एक एक करके हम सबकी बात कर लें। सबसे पहले जो है मोहर निर्माण का उद्योग है, उन्नत अवस्था में था। मनके बनाने का जो उद्योग है ये हमें चनहूदड़ों से मिला है। बर्तन बनाने का उद्योग है, कुम्हार के चाक के ऊपर बर्तन बनाए जाते थे। बड़े बड़े मर्द भांड भी हमें मिले हैं, बिल्कुल छोटे कीमती बर्तन जिनको फाइन्स कहा गया है, वो भी बिल्कुल पतले बर्तन कलात्मक हैं बहुत ज्यादा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से हमें मिले हैं। कुछ कीमती वस्तुएं जैसे इत्र वगैरह रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा ईंट उद्योग, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, पहले बात नहीं की है। ईंट उद्योग काफी उन्नत अवस्था में था क्योंकि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता है, विशाल नगर हमें प्राप्त हुए हैं और समस्त नगर जो हैं पक्की ईंटों से निर्मित हैं। कुछ जगह पर हमें कच्ची ईंटों के इस्तेमाल के साक्ष्य भी मिलते हैं, जैसे कालीबंगा से, राखी गढ़ी से हमें कच्ची ईंटों के इस्तेमाल के साक्ष्य भी मिलते हैं। लेकिन अधिकांश जो नगर हैं सिंधु सभ्यता के, उनका निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। ये ईंटें जो है भट्टों में लकड़ी की आग वगैरह से पका के बनाई गई हैं। एक ही अनुपात के अंदर हमें पूरी की पूरी सभ्यता का जितना भी क्षेत्र है, चाहे वो ऊपर जम्मू से लेके और महाराष्ट्र के दहमाबाद तक हो या बलूचिस्तान से लेके उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक हो, ईंटों का हमें एक ही अनुपात मिलता है, 1:2:4। साइज इनका अलग अलग भी है, हमें 10:20:40 में भी मिलती हैं, हमें 7.5:15:30 में अधिकांश जो ईंट है मिलती हैं। बड़ी ईंटें जो दुर्ग के लिए इस्तेमाल की गई हैं वो 10:20:40 में भी मिलती हैं। तो ईंट उद्योग जो है इस सभ्यता का वो उन्नत अवस्था में था। नेक्स्ट हम बात करेंगे मूर्ति शिल्प वगैरह जो उद्योग हैं ये भी उन्नत अवस्था में थे। इसके बाद धातु कर्म। तो चूंकि सिंधु सभ्यता के लोग कंसा बना सकते थे, तांबे में जस्ता टीन वगैरह मिला के तांबे को गलाने की कला में भी निपुण थे। हमें गले हुए तांबे का ढेर जो है चूंदड़ों से मिला है, वहाँ जो मनके बनाने की शाला की हमने बात की है। तो धातु कर्म के अंदर भी जो है इस सभ्यता के लोग जो हैं वो निपुण थे। तो ये सब जो उद्योग व्यवसाय, इसके अलावा जो कृषि आधारित उद्योग हैं जिनमें जैसे सूती वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करें, ये प्रमुख है। सिंधु सभ्यता से लेके वर्तमान समय तक जो भारत के अंदर वस्त्र उद्योग है ये एक प्रमुख उद्योग रहा है। क्योंकि कपास इस सभ्यता के लोगों का एक प्रमुख उत्पाद था, तो कपास से सूती वस्त्र बनाने की जो कला है उसके अंदर इस सभ्यता के लोग जो हैं वो निपुण थे। हमें सूती कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। सूती कपड़ा भी हमें एक बॉक्स के अंदर बंद कुछ तांबे के उपकरणों के ऊपर वो लपेटा हुआ था, इस प्रकार से हमें मिला है। मिट्टी के ऊपर यूं सूती कपड़े की छाप के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये सब जो हैं इस सभ्यता के उद्योग और व्यवसाय हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यापार वाणिज्य। जैसा कि हमें ध्यान है अभी, इस सभ्यता के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से व्यापारी थे। व्यापार उनका प्रमुख व्यवसाय था। नगरीय सभ्यता थी भी, तो इन लोगों का जो व्यापार है, व्यापार वाणिज्य,
सिंधु सभ्यता के लोगों का जो व्यापार है वो इस सभ्यता के अंदर, इस अपने देश भारत के अंदर भी था और भारत से बाहर भी अफगानिस्तान के साथ जो है उस साइड में भी व्यापार होता था। मिस्र की सभ्यता के साथ, मेसोपोटामिया बेबीलोनिया की सभ्यता के साथ, जैसा हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की भी, हमें एक बेलनाकार मोहर मिली है लोथल से। बेलनाकार मोहर बेबीलोन की सभ्यता से हमें प्राप्त होती है, तो उससे स्पष्ट होता है भी वहाँ से इनका जो है व्यापारिक संबंध थे। इसके अलावा मेसोपोटामिया के नगरों से अलग अलग नगरों से मेसोपोटामिया, ये सभ्यता जो वर्तमान ईरान है, वहाँ दजला फरात नदियों के बीच स्थित थी। पिछली कक्षा 11 की पुस्तक के अंदर आपने इसको पढ़ा होगा। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अलग अलग नगरों से हमें टोटल 24 सिंधु सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा मेसोपोटामिया की सभ्यता से हमें ऐसे लेख भी प्राप्त हुए हैं जिनमें सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए मेलुहा शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो ये बातें बिल्कुल स्पष्ट साक्ष्य हैं भी मेसोपोटामिया के साथ सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक जो रिश्ता था। इसके अलावा हमें लोथल से एक मम्मी की गुड़िया मिली है, जिससे इस बात का जो हमें प्रूफ मिलता है भी मिस्र की सभ्यता से संबंध था। मिस्र की सभ्यता से भी हमें सिंधु सभ्यता की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इस सभ्यता के साथ भी जो है गूढ़ संबंध हमारी सभ्यता के थे। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य तो इन देशों के साथ था ही। किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, जैसे बात करें भी चांदी अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी। सोने के लिए दक्षिण भारत के साथ जो है व्यापार था सिंधु सभ्यता के लोगों का। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से मंगाया जाता था। कुछ कीमती पत्थर हैं जैसे लाजवर्द मणि वगैरह का अफगानिस्तान से। सोने के लिए ईरान के साथ भी रिलेशन था। तो इस प्रकार अलग अलग उत्पाद हैं जो कुछ देशों को भेजे जाते थे और कुछ उनसे मंगवाए जाते थे। तो समृद्ध व्यापार वाणिज्य था सिंधु सभ्यता के लोगों का। हमें तोल माप के जो उपकरण हैं उनके भी साक्ष्य मिले हैं। हमें हाथी दांत का बना हुआ लोथल से एक पैमाना मिला है, एक स्केल मिला है। इसके अलावा हमें जो बाट मिले हैं सिंधु सभ्यता से वो एक ही अनुपात में मिले हैं। जितने भी जो है बाट हमें प्राप्त हुए हैं वो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस अनुपात के अंदर जो है लगातार हमें पत्थर के बने हुए जो बाट हैं वो प्राप्त हुए हैं। लोथल से हमें 2 तराजू के पलड़ों के बारे में भी जानकारी मिलती है, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है भी वो ऊपरी सतह से प्राप्त हुए हैं, तो बाद के समय के हैं। लेकिन निश्चित रूप से बाट हमें प्राप्त हुए हैं तो तराजू का इस्तेमाल भी वो लोग करते होंगे। इतनी उन्नत सभ्यता है, व्यापार वाणिज्य है, तो नाप तोल के जो साधन हैं उनके बारे में उनको पर्याप्त जानकारी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन की। अभी 3 बिंदुओं पर हमने बात की है। आर्थिक उपलब्धियों के अंदर सिंधु सभ्यता की उन्नत कृषि व्यवस्था, उद्योग व्यवसाय और व्यापार वाणिज्य। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है भी मजबूत जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी सभ्यता के लोगों की, और जो है इस सभ्यता के पक्ष में इनका मजबूत व्यापार वाणिज्य था, जो इस सभ्यता के अंदर भी और इसके बाहर की सभ्यताओं के साथ भी इन लोगों का था। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामाजिक जीवन की प्रमुख जो उपलब्धियां हैं। सामाजिक जीवन, इस सभ्यता के लोगों का कैसा सामाजिक जीवन था, इसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। सामाजिक जीवन की बात करें तो हमें इस सभ्यता से सभी वर्गों के, पुरोहित वर्ग के, धनी या व्यापारी वर्ग के, कृषक वर्ग के, मजदूर वर्ग के, शिल्पियों के, जितनी समाज की श्रेणियां होती हैं सबके साक्ष्य मिले हैं। एक एक करके अगर हम बात करें, चूंकि बड़े बड़े जो दुर्ग का इलाका है वहाँ बड़े निर्माण हमें मिले हैं, या नगर भाग में भी हमें 2 मंजिला मकान, बड़े भवन हमें मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वो जो भवन है वो अपेक्षाकृत दूसरे लोगों से ज़्यादा अमीर लोगों के थे, तो वो धनी व्यापारी वर्ग का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा क्योंकि कृषि कार्य उन्नत अवस्था में था तो कृषक वर्ग का अस्तित्व भी रहा होगा, मजदूर वर्ग भी कृषि कार्य में भी लगा होगा और उद्योगों के अंदर भी लगा होगा। जैसा पिछली वीडियो में हमने बात की थी भी हड़प्पा से जो अन्नागार मिला है हमें,
उसके साथ हमें मजदूरों के लिए बैरक बने हुए मिले हैं। तो उससे स्पष्ट होता है भी मजदूर वर्ग का भी अस्तित्व था। इसके अलावा अलग अलग जो शिल्प जिनकी हमने बात की है, चाहे वो मनके बनाने का शिल्प है, या बर्तन निर्माण का है, या वो आभूषण निर्माण का है, या वो धातु कर्म में लगा हुआ है, या वो मोहर निर्माण में लगा हुआ है, या वो मूर्ति निर्माण में लगा हुआ है, तो अलग अलग जो उद्योग हमें मिले हैं इस सभ्यता से, तो उनमें जो लगे हुए शिल्पी हैं उनका भी इस सभ्यता के अंदर अस्तित्व था। तो जो समाज है वो अलग अलग वर्गों से मिलकर बना हुआ था। एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के हमें साक्ष्य मिले हैं। संयुक्त परिवार प्रथा तो रही होगी, लेकिन एकल परिवार प्रथा भी विराजमान थी। जैसा कल वाली जो पिछली वीडियो है उनमें हम स्थापत्य कला में जो भवन निर्माण वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा, उसमें हमने चर्चा की भी किस प्रकार जो अपने भवन का निर्माण इस सभ्यता के लोग करते थे, तो निजता का बहुत ख्याल रखते थे। तो वो निजता वाला जो बात है, उससे विद्वानों का ये मत उभर के सामने आता है भी सभ्यता के जो लोग थे उसमें एकल परिवार भी पाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है सामाजिक जीवन के अंदर वो है मातृसत्तात्मक। क्योंकि इस सभ्यता से हमें मातृदेवी की मूर्तियां बहुत ज्यादा मात्रा में मिली हैं, तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है, विद्वानों का ये मानना है भी सभ्यता के जो लोग थे उनका जो परिवार था वो मात्र सत्तात्मक था। क्योंकि मातृदेवी की मूर्तियां ज्यादा मिली हैं तो परिवार मात्र सत्तात्मक ही विद्वान इसको मानते हैं। ये सामाजिक जीवन की एक प्रमुख खासियत है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं वो शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे। युद्ध प्रिय सभ्यता नहीं थी। इसके बाद की हम वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो आर्यन की बात करेंगे हम, आर्य लोग थे वो युद्ध प्रिय थे। लेकिन सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये युद्ध प्रिय नहीं थे, क्योंकि हमें बहुत भारी मात्रा में यहाँ से अस्त्र शस्त्र प्राप्त नहीं हुए हैं। जो दुर्गीकृत भाग की बात हमने की, वहाँ भी हमने बात की थी भी ज़्यादा ऊंची दीवारें नहीं हैं, वो केवल जंगली पशुओं से रक्षा के लिए हैं, कोई युद्ध आक्रमण से रक्षा के लिए नहीं थी। तो यहाँ के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो व्यापार वाणिज्य था। तो ये लोग शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे भी। और नगरीय सभ्यता है, साफ सफाई के प्रति ये लोग बहुत ज़्यादा जागरूक थे। वो हमें यहाँ की जो जल निकास प्रणाली है या नगरों में जो अन्य साफ सफाई की जो टेक्निक हमें मिली हैं उनसे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है भी ये लोग स्वच्छता प्रेमी थे और बड़े ही सुसंस्कृत लोग थे और विकसित तरीके से रह रहे थे। तो ये जो है इसका सामाजिक जीवन है। नेक्स्ट हम सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे। ये एक बड़ा टॉपिक है हमारे पास, धार्मिक जीवन, क्योंकि धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। मुख्य रूप से मूर्तियां, मोहरें और बर्तनों वगैरह पर जो चित्र बने हुए हैं, उन सब से सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। 3 टॉपिक के अंदर हम इस पर बात करेंगे। धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे, उनका तप, योग और यज्ञ के बारे में जो ज्ञान है उसके बारे में बात करेंगे। इन सब चीज़ों के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। वृक्ष पूजा, पशु पूजा, इन सब पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।